80 का ही दशक वो दशक था जब राम मंदिर आंदोलन पूरा हाँ, शबाब पे था, बाबरी मस्जिद तोड़ा जाता है 1992 में, और हमारी पूरी राजनीति जो है वो राममय हो जाती है, नेगेटिवली। राममय हो जाती है साहब। ये वो पार्टी है जो राम को लाई है, हम्म। जो आज इतनी मुश्किलों में देश है, उस वक्त बिना ट्रम्प की परमिशन के रूस से तेल नहीं ला पा रही है, वो पार्टी राम को लाई है। वो कहती है कि कुछ भी करके जय श्री राम बोल देना। जब हम किसी के नाम की बात करते हैं तो हम उसके चरित्र की बात करते हैं, हम उसके चरित्र से सीखते हैं। राम के चरित्र में सत्ता का त्याग है, मानते हैं ना, सत्ता की भूख नहीं है। राम के चरित्र में यह है कि एक राजा को उसकी प्रजा की आलोचना सुननी चाहिए छिप करके, वो इनके चरित्र में नहीं दिखता। ये तो आईटी एक्ट लाते हैं या आप जैसे लोगों का फेसबुक पेज बंद कराते हैं। राम के चरित्र में ये नहीं था। तो सिर्फ राम कह देने से, श्री राम बोल देने से ये नहीं मान लिया जाएगा कि आपकी राम में कितनी आस्था है। हमने राम के चरित्र से त्याग सीखा है। हमने सीखा है कि तमाम संकटों के बाद भी कैसे लड़ते रहना है, कैसे पाप को मिटाना है। यह हमने सीखा है कि पत्नी भी रावण ले गया है तो धर्म के आधार पे युद्ध होगा, तब मैं जीतूंगा तो पत्नी वापस आएगी। ये राम के जीवन से सीखने के लिए है। वो आपके चरित्र में नहीं दिखता है, वो केवल आपके चुनावी नारों में दिखता है। चुनावी नारों आपने में एक चीज बोली कि राम के चरित्र में दिखता है कि भाई जो राजा है उसको प्रजा की आलोचना सुननी चाहिए, मैं ये कि प्रजा क्या क्या सोच रही है उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। इनको आलोचनाएं नहीं पसंद हैं। आलोचनाएं मत साहब आप भी बहुत सारा कर रहे हैं। हाँ, मतलब पसंद इन द सेंस कि आप बताइए ना कि आलोचना मैं अकेला एक कर रहा हूं, अभी क्या होता है, मैं इसके बैकएंड पे कितना दर्द झेलता हूं, उसके बाद भी हिम्मत कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, कौन कौन से दर्द आप झेल रहे हैं? हाँ, मतलब अब मैं क्या, जितने दर्द बाकी लोग झेलते हैं वो सब मैं भी झेलता हूं। डर है किसी तरह का? नहीं, डर किस बात का है? जान हथेली पे लेके घूमना पड़ेगा अगर आपको देश से प्रेम है तो। मुझे ये बहुत हैरानी होती है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसने बहुत ज्यादा देश ना घूमे हो और जितने भी देश घूमे हो एक बार देखा हो, और एक आदमी जिसने पिछले 12 साल में तमाम विदेशी दौरे किए हों, मेरा विदेशी दौरे यानी विदेश घूमने के बाद जो देश प्रेम है वो 100x 1000x हुआ है। क्योंकि मैं तुलना करता हूं, जब मैं स्विट्जरलैंड देखता हूं, उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखता हूं और मैं देखता हूं कि इनकी नदियां कितनी पवित्र हैं जो आज से बहुत साल पहले नहीं थी जी। मैं जब दुबई को देखता हूं और मैं देखता हूं कि इनकी सड़कें, मैं रोज ठेकरी नहीं लगानी पड़ रही है, चिप्पी नहीं चिपकानी पड़ रही है। जब मैं ये देखता हूं तो वो आदमी या तो इग्नोर कर रहा है इस बात को जी। ये जितने भी लोग ना सरकार की तरफदारी करते हैं और हम लोगों पे सवाल उठाते हैं कि आप इतना सवाल क्यों पूछते हो, इन सब लोगों का ट्रिप एक बार विकसित देशों का करा दिया जाए ना तो इनको समझ में आए कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, लोग कहां पहुंच गए। हमारी आईआरसीटी आज भी रिजर्वेशन के लिए मुंह देख रही है कि रिजर्वेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि राजव चड्ढा से वो बहुत खुश थे कि राजव चड्ढा ने जनता के मुद्दे उठाए। क्या मुद्दे उठाए? कि भाई एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता मिलना चाहिए। मेरी बड़ी आपत्ति उस वक्त भी थी। जो लोग एयरपोर्ट तक पहुंच गए वो 10 रुपए का समोसा 20 में ले लेंगे, बड़ी आपत्ति नहीं हो जाएगी। जो बच्चा पेपर देने के लिए ट्रेन की जनरल बोगियों में भर के जाता है, किस तरीके से एक के ऊपर एक लटके, और हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये जनता के मुद्दे थे साहब। कि हमारी आईआरसीटी की वेबसाइट काम नहीं करती, ये जनता के मुद्दे थे। बैक एंड से हमारी वेटिंग रह जाती है और लोग टिकट कंफर्म करा के निकल जाते हैं। तत्काल के लिए आप एप्लीकेशन खोलते रहिए, खुलेगा ही नहीं। ये जनता के मुद्दे थे। 28 दिन का रिचार्ज 30 दिन का होना इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितने बड़े मुद्दे समय पे भर्तियां निकलना थी। कि रेलवे बोर्ड एक भर्ती निकाल के बच्चों से पैसा लेके 3-3 4-4 साल तक एग्जाम नहीं कराता, ये जनता के मुद्दे थे। स्कूल में लैब्स नहीं ठीक से काम कर रही है, ये जनता के मुद्दे थे। एजुकेशन में स्किल इनोवेशन कुछ नहीं है, ये जनता के मुद्दे थे। लेकिन इस पर किसी ने बात नहीं की। स्किल इंडिया लेके आए थे, 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में। मैं नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कहती। जब हम कहें कि चाइना $800 बिलियन एजुकेशन पे खर्च करता है और भारत नहीं करता है तो लोग कहते हैं चाइना की इकोनॉमी भी देखी है। चाइना की इकोनॉमी भगवान ने दे दी, चाइना ने बनाई है। कहीं मंगल ग्रह से आप क्या? चाइना तो 80 में पीछे ही था ना, 1980 में हमसे। अब फिर लोग कहते हैं पहले भी, कई लोगों का ये बड़ा खराब लगता है कि ना कि
पहले भी तो पेपर लीक होते थे। पहले अगर पेपर लीक होते थे तभी तो इस सरकार को हमने चुना। उस सरकार से हम परेशान हो गए थे ना कि पेपर लीक हो रहे हैं। अब मैं कंपैरिजन करूं तो उस सरकार में कम से कम आंदोलन सक्सेसफुली हो जाते थे। अब आप कहेंगे आंदोलन सक्सेसफुली से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब अन्ना ने आंदोलन किया और एक सरकार जो 10 साल से सत्ता में थी, क्या उसके पास पावर नहीं थी कि वो अन्ना को जेल में डाल दे? क्या उसके पास पावर नहीं थी कि वो आंदोलन को खत्म कर दे, पनपने ही ना दे? थी या नहीं थी? बिल्कुल। लेकिन उस सरकार के लोग तो प्रधानमंत्री से लेकर के सारे लोग उस मंच पे आकर के अन्ना के साथ बैठे नहीं बैठे? आप मुझे अभी पिछले 10 साल में और आगे आने वाले 10 साल में दिखा देना कि किसी सरकार के खिलाफ के आंदोलन में सरकार के जुड़े लोग आकर के आपके साथ मंच साझा कर दें। यहां तो यह कह दिया जाता है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये कह देते हैं रक्षा मंत्री, जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी थी, उनके कार्यकाल में पहलगांव अटैक हो जाता है। वित्त मंत्री महंगाई पे कंट्रोल कर नहीं पा रही है, ऊपर से क्या कहती है? रुपया ठीक जा रहा है। तो सुषमा स्वराज जी का वो बयान देख लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि रुपया गिरता है मतलब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। प्रधानमंत्री का साख गिरता है। प्रधानमंत्री जी अपने आज हर एक उस बयान को जो वो 2014 से पहले कहते थे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। वो कहते थे पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, मित्रों ये ऐसे नहीं हो सकता था, कहते थे वो। हर बात पे जो मित्रों कह के हमने जिसको सच में मित्र समझ लिया था, वो मैं कहता हूं कि दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। गजब। शायरी गानों का भी शौक आप ठीक ठाक? हाँ, मैं पुराने गाने ही सुनता हूं सारे, और पुराने गाने बड़े रिलेट भी करते हैं। आप देखेंगे जब ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होते हैं तब बड़ा वो गाना कनेक्ट करता है, जिसमें वो रोटी मूवी का गाना है राजेश खन्ना साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि कोई पकड़ा गया कोई छूट गया, या हर एक है पापी, कोई कम कोई ज्यादा। सब हैं यहाँ जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कोई पकड़ा गया कोई छूट गया, सब मिले हुए हैं जी। पहले अपना दिल साफ करो फिर औरों का इंसाफ करो। बाकी सारी भारत में पता है सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, भारत में इस वक्त राजनीति बदलने की जरूरत है। पूरा जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है, इकोसिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको बदलने की जरूरत है आज भारत। ये नहीं कि ये सरकार पलट दी वो सरकार बदल जाएगी। लोगों के मन में बड़ा दुख लगता है कि मैं इस बात में यकीन नहीं रखता कि अगली सरकार आएंगी वो ऐसा नहीं करेंगी, वो भी सीख चुकी है। जनता के मन में नफरत तो भर गई है, उसको निकालना एक दिन का काम नहीं है। वो तब हो सकता है जब इन सब चीजों पे चर्चा ना हो करके सिर्फ बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, सड़क की हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हो, इन सब चीजों पे राजनीति की जाए। चैलेंज रहे एक सीएम का दूसरे से कि मैंने अपने राज्य को इतना अच्छा बना दिया है, इस चीज की प्रतिस्पर्धा हो, मतलब क्वालिटी कंपटीशन जो है वो दिखे, हेल्दी कंपटीशन दिखे, लेकिन उसका अभाव तो काफी अभाव। आप देखिए कि नेताओं के भाषण का स्तर इतना गिर गया है कि कोई किसी के लिए भी कुछ बोल रहा है। अभी गडकरी साहब ने एक पत्रकार को कह दिया कि पुलिस बुला के इसको बाहर फेंकिए, फिकवा दूंगा। गडकरी साहब को जब हम समझते हैं जबकि उनका टेम्परामेंट कितना लो है, लेकिन वही है जब अपने बच्चों की बात आ जाए तो सबका टेम्परामेंट हाई हो जाता है। सबका टेम्परामेंट हाई हो जाता है। देश के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझते। 23 लाख लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनको अपना बच्चा कोई नहीं समझ रहा है। अपने बच्चों की 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ की कंपनियां बनती रहे, किसको पड़ी है? अच्छा साहब, अपने बच्चों को कोई बच्चा समझ नहीं रहा है। अपने बच्चों से मतलब मुझे देश के बच्चों, देश के युवाओं से है, लेकिन मास्टर का तो फर्ज बनता है बच्चों को बच्चा समझा जाए। हाँ, जगाना हम लोग लगातार जगाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करिए, समय पर सोइए, समय पर जगिए। प्रधानमंत्री जी से मत सीखिए कि 24 घंटे काम करना है, 10-11 घंटे प्रॉपर सोइए, हम लोग बताते रहते हैं। ये भी कहिए ना, कसरत और मेहनत करिए ताकि आंदोलन करते हुए आप थके ना। हाँ, मतलब तो जरूरत पड़े तो आपको आवाज उठाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और आवाज उठाइए। थोड़ा आप सोचिए, इस देश का युवा चिल्लाता है तो सीजीआई साहब को सफाई देनी पड़ जाती है जी, कॉकरोच पे सफाई देनी पड़ जाती है। भले उस सफाई में उतना भी दम नहीं था जितना कॉकरोच कहने में था। उस सफाई में उनकी हेल्पलेसनेस दिख रही थी कि वो इतने असहाय हैं कि फर्जी डिग्रियों की जिम्मेदारी किसी को नहीं दे पा रहे हैं कि ये किसने दी फर्जी डिग्री। अच्छा, एक रास्ता मैं चाहता हूं कि आप युवाओं को बताएं जी, और एक आरोप लगाते हुए मैं चाहता हूं उस आरोप पे आप स्पष्टीकरण भी दें। अभिनय तैयारी करते हैं, एक बहुत अमीर या प्रॉस्पेरस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, नौकरी पाते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं, कोचिंग के जरिए। मैं शिक्षण पहले से ही कर रहा था और शिक्षण में आने का
इसीलिए बन भी पाया कि सही समय पे ज्वाइनिंग नहीं आई, तो रहा कि अब खर्चा कैसे चले, सिलेक्शन हो गया लेकिन ज्वाइनिंग ठीक समय पे नहीं आ रही। नहीं, लेकिन ये सच में इंसिडेंटली था कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं आई और इसलिए आप करते रहे, या बहुत कुछ आपने सोच समझ नहीं के नहीं नहीं, किया था? बिल्कुल कोई भी नहीं, मैं शायद समझता हूँ, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि इन चीजों को बेंचमार्क मत बनाइए कि यार मुझे इनके जैसा टीचर बनना है, नहीं सोचिए। आप मत सोचिए कि मुझे 10th फेल होना है क्योंकि मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। ये बेंचमार्क नहीं हो सकते, मैं बेंचमार्क नहीं हो सकता, ये सब अपवाद है कि भाई मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज ये डिसीजन ले लेते हैं कि नौकरी छोड़ के पढ़ाने के क्षेत्र में आ गए, उतने सफल नहीं हो पाए।